हेलो बच्चों, आपको हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि चाहे कक्षा छठी हो, सातवीं हो, आठवीं हो, नौवीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं हो, हर क्लास में आपके व्याकरण होती है। और व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपका एक रस होता है और रस से आपको डर लगता है। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो छंद हो, व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक है जो व्याकरण को सुनकर के हमारे मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है कि इस टॉपिक को हम क्लियर कैसे करेंगे, या हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं मैडम? रस एक बार अच्छे से समझा दीजिए, बहुत डर लगता है इसमें। रस रस में आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आपके मन में है कि रस किसे कहते हैं, तो रस का मतलब होता है एक प्रकार का आनंद। आनंद किसी भी प्रकार से हो सकता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, रस शब्द का पर्याय होता है आनंद। आनंद मतलब आपने देखा होगा कि किसी कॉमिक्स को पढ़ा आपने, आपको हंसी आई। हंसी आई मतलब क्या हो रहा? आनंद क्या है? आनंद है। और उस आनंद की प्राप्ति अगर होती है, चाहे वो श्रोतागण को हो, चाहे वो देखने वाले को हो, चाहे वो पढ़ने वाले को हो, वो सभी क्या कहलाता है? रस। जैसे किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में श्रोता, पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब पढ़ने वाला कैसे? क्या आपने कोई भी नॉवेल्स पढ़ा, चाहे कोई चुटकुला पढ़ा, उसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है? आनंद की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जोकर सर्कस में काम करता है। अब उसकी विचित्र वेशभूषा को देख करके अपने को क्या आता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो वहाँ क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से पाठक, पढ़ने वाला, आप कुछ भी पढ़ते हो, तो अगर कभी कभी अपन कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं या चुटकुला पढ़ते हैं या कुछ विचित्र वेशभूषा देख लेते हैं, तो उससे भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब रस के प्रकार मानो तो कितने प्रकार होते हैं उसके? 10 प्रकार है। पर प्रकार अपन को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके अंगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के मुख्यतया 4 अंग माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। अब 4 अंग में एक जो सबसे पहला जो रस का जो अंग है वो है स्थायी भाव। क्या होता है? स्थायी भाव। जैसे सहृदय के हृदय में, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके हृदय में कोई सा भी भाव स्थायी रूप से उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्थायी भाव बोलते हैं। दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। अब आप बोलोगे कि स्थायी भाव क्या होता है, तो इसमें देखो, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है। स्थायी रूप से क्या? कि जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, स्थायी रहता है। क्या कोई भी किसी के भी मन में है और कोई भाव उत्पन्न हुआ है तो हमारे बहुत टाइम तक वो हमारे हृदय में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्थायी भाव कहते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि दूसरा जो भाव का नाम है अपना कौन सा? विभाव। क्या है? विभाव। अब स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारणों को अपन क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे स्थायी विभाव कहते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। स्थायी, इसके मतलब विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का जो भाव है उसका नाम है क्या? अनुभाव। अब स्थायी भाव के जागृत होने के बाद ही आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर कांपना या पसीना आ जाना। आपने देखा होगा स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो आश्रय की चेष्टा है, जैसे कोई सा भी स्थायी भाव अपने मन के अंदर जागृत हो गया, तो जैसे कभी कभी हमारे शरीर में क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है। क्या आता है?
पसीना आ जाता है या हमें किसी भी चीज को भय उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, अपन डर डर होता है तो अपन क्या होने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो वो कांपना वही क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, अगर अपने सामने सपोज आप सोच लो कि शेर आ गया, क्या आ गया, शेर आ गया। अब शेर आने के कारण हमारे मन के हृदय में क्या उत्पन्न हुआ, डर। क्या हुआ, डर उत्पन्न हुआ। अब डर के कारण एक तो हमें क्या आएगा, उसमें पसीना आ जाएगा, फिर दूसरी अपन क्या करने लग जाएंगे, कांपने लग जाएंगे। तो वही हमारी जो शारीरिक जो चेष्टाएं हैं जिसमें हमारा पसीना आना, हमारा कांपना, यही क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे, अब आपको पता चला कि रस किसे कहते हैं। तो रस, सबसे पहले आप इसको जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप नोट भी करते रहना कि कौन सी परिभाषा है, क्या है, रस किसे कहते हैं, इसके कितने अंग होते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए। और हमारा जो डर है व्याकरण के प्रति, कह रहा है रस क्या होता है। सबसे पहले आप रस के बारे में सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि गुलाब जामुन खा रहे हैं हमें, तो गुलाब जामुन से हमें रस की प्राप्ति हो रही है, रसगुल्ले से प्राप्ति हो रही है। बहुत सारे बच्चों जो कॉपी में लिखते हैं, कॉपियाँ हम चेक करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि गुलाब जामुन का रस, जलेबी का रस, यही रस नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ रस होते हैं। समझ में आई बात। इसमें कितने रस होते हैं, 10 प्रकार के रस होते हैं। 10 प्रकार में अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि रस की परिभाषा क्या है, रस के अंग कितने होते हैं, रस मुख्यतया क्या होता है। रस मुख्यतया 4 प्रकार के अंग होते हैं उसके, और उसके जो प्रकार होते हैं वो 10 प्रकार होते हैं। इन 10 ही प्रकारों के क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होना जरूरी है। आप नोट भी करते जाए ताकि आपको पता चले, और छोटी से छोटी चीज़ को आपको नोट करना सीखना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उन क्वेश्चन को देख करके क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये रस क्या होता है, श्रृंगार रस होता है या हास्य रस होता है या वीर रस क्या होता है। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें रस की परिभाषा की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अब आपको परिभाषा नोट करनी है। ठीक है, अब देखो, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में श्रोता, पाठक या दर्शक, श्रोता मतलब देखने वाला, कौन होता है, देखने वाला, है ना। श्रोता मतलब सुनने वाला, सॉरी क्या होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला, जो भी सामने होता है। उस दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी देखा, कुछ भी देख लिया, सपोज आप सोच लो कुछ भी देखा आपने, कुछ ऐसी चीज देख ली जिससे अपने मन में आनंद की अनुभूति हो, वहाँ क्या होता है, रस होता है। उसी प्रकार से श्रोता जो सुन रहा है कि आपने कुछ ऐसे चुटकुला सुन लिया या ऐसी कोई बात सुन ली, विचित्र बात सुन ली, तो उससे अपने को क्या आनंद की जो अनुभूति होती है वहाँ क्या होता है, रस होता है। उसी प्रकार से पाठक, आप कुछ भी पढ़ते हो, आपने देखा होगा कभी कभी अपन बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और कुछ ऐसी हंसी वाली बात आ जाती है या कुछ ऐसी आ जाती है तो हमें अपने को आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ पे क्या होता है, रस होता है। रस के मुख्यतः मैंने कितने भेद बताए, आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यतः कितने अंग होते हैं उसके, 4 अंग माने गए। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं इसके, 10। कितने, 10 प्रकार होते हैं, है ना। सबसे पहला जो होता है स्थायी भाव, कौन सा होता है, स्थायी भाव होता है। अब स्थायी भाव क्या होता है कि जो हमारे हृदय में स्थायी तौर पर जो भाव जागृत रहता है, हमारे स्थायी रूप से रहता है, उसको कौन सा भाव कहते हैं पर, स्थायी भाव। कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरे नंबर का जो हमारा जो अंग है उसका नाम है विभाव। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारणों को, यानी कि जो ये स्थायी भाव है, आपने देख रखा होगा, ये क्या है, स्थायी भाव है। अब स्थायी भाव के कारणों को ही क्या कहलाता है, इसकी उत्पत्ति के कारण, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारणों को ही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। इसके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा क्या होता है, उद्दीपन होता है। अब तीसरे नंबर का जो अपना भाव है वो कौन सा है, अनुभाव। अनुभाव यानी स्थायी भाव के जागृत होने के बाद, जैसे आपके
कोई भी स्थायी भाव जागृत हो गया, उसके बाद जो स्थायी भाव में आपको कोई सा भी भाव हो गया है, चाहे वो श्रृंगार रस हो गया, चाहे कोई सा भी भय हो गया, हास हो गया, जो भी हो गया, उसके कारण आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है और जो मानसिक चेष्टाएं होती है, उनको ही क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। ठीक है। और शारीरिक चेष्टाओं में कैसा कि आपने कुछ भी विचित्र चीज देख ली या विचित्र वेशभूषा देख ली, इसके कारण हमारे शारीरिक रूप से, उसके बाद जो मानसिक रूप से जो चेष्टाएं होती हैं, उनको ही अपन क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अनुभव में जैसे मैंने बोला कि आपके है ना, एकदम आप जा रहे हो और आपने देखा कि एक शेर आ गया, शेर आ गया। अब शेर आने के बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा? भयभीत हो जाएगा, और भयभीत होने के कारण वो क्या करने लग जाएगा? डरने लग जाएगा, और डरने के कारण उसके चेहरे पर पसीना पसीना होना, उसके बाद उसको देख करके क्या करना? कांपना। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है अनुभव। जैसे भय से उत्पन्न होने पर कांपना या पसीना आना, इसमें स्थायी भाव अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आप इन सबको क्या करेंगे? लर्न करना है आपको, रोज पढ़ना है। रोज आपको जब तक कोई भी टॉपिक देते हैं और आप उसको नोट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले लिखो, फिर आप उसको समझो, फिर देखो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको क्या जरूरी है? परिश्रम जरूरी है, और परिश्रम आपको हर विषय में करना पड़ेगा। आपको लगती तो सरल है कि हिंदी क्या है? इजी है, या हिंदी को हम आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, इसमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी मेहनत इतनी अच्छी है तो आपके 100 में से 100 मार्क्स से क्यों नहीं आते? आपके आने चाहिए। हर बच्चा बोलता है ना कि हिंदी तो हमें बहुत ही सरल लगती है, हमें बहुत अच्छे से, अरे इसको तो बिना पढ़े ही हम चले जाएंगे। हमें जितना सरल, किसी भी विषय को अगर हम सरल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा, और बिना समझे आपको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आई बात समझ में? आपको ये पढ़ना है। रस किसे कहते हैं? आगे की बात मैं आगे लेक्चर में दूंगी। कृपया आपने यहाँ तक तो समझ लिया होगा। अब इससे आगे जाने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और आपको अगर आगे के लिए मेहनत करनी है तो केवल रीसी मत घुमाइए, पढ़ने पर फोकस दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो आगे जाता है, और मेहनत सबसे ज़रूरी है। आप सोचते हो कि बेड पे बैठ करके हम पढ़ाई करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, तो बेड पे बैठ करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो केवल आपको नींद ही आएगी। इसलिए आपको सबसे पहले आपको नियम बनाना पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले नियम को फॉलो करो। नियम अगर आपने नहीं बनाए कि हम रोज़ के इतने प्रश्न हमें याद करना है, मैं हर सब्जेक्ट की बता रही हूँ, केवल हिंदी की ही नहीं कह रही हूँ। कि हमेशा मैं अपने क्लास में भी बच्चों को बताती रहती हूँ कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपको करना ही है। अगर आप 2 क्वेश्चंस भी एक दिन के करते हो तो 30 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक विषय के 60 होंगे, 6 विषय के अलग अलग होंगे। सोचिए, इसके लिए आपको क्या जरूरी है? मेहनत करना पड़ता। हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम का होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य भी नियम से उगता है, अस्त होता है, सभी पूरी प्रकृति नियम से चली हुई है, तो फिर हम क्यों नहीं? आप सोचो कि अगर अपनी मम्मी सवेरे जल्दी ना उठाए तो आप कोई 9 बजे उठेगा, कोई 10 बजे उठेगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? नियम बनाना चाहिए, और हमें पढ़ने के लिए बिना नियम के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम अब आगे का टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। 3 तो हमारे हो गए थे अंग, जिसमें से अनुभव हुआ था। अब चौथे नंबर का जो अपना भाव है वो है संचारी भाव। अब संचारी भाव होता क्या है? आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई संचारी भाव है क्या? तो अस्थिर या संचरण करने वाले मनोविकार जो आश्रय के मन में उत्पन्न हो, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। आश्रय मतलब कौन? जिसके मन में भाव उत्पन्न हुए, है ना, उसके मन में अस्थिर तौर पे हो, स्थायी नहीं है। समझना, एक तो स्थायी भाव होता है जो क्या है? स्थायी तौर पर उसके सहृदय के हृदय में संचरित करता रहता है, और एक ये भाव है जो अस्थिर होता है, वो स्थायी होता है। ये क्या हो रहा है?
अस्थिर हो रहा है ना। जैसे आया, ये पानी के बुलबुले की तरह होता है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, आया और तुरंत क्या हो गया, लुप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से संचारी भाव भी क्या है, पानी के बुलबुले की तरह है, जिसमें संचरण करने वाले जो मन विकार जो आश्रय के मन में उत्पन्न हो, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। क्योंकि हमेशा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। उसमें 9th भी मान सकते हैं आप, 10th की क्लास भी मान सकते हैं, 11th की क्लास भी मान सकते हैं, 12th की क्लास भी मान सकते हैं। उन सभी क्लासों में ये प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो आप हमेशा प्रश्न के आंसर में क्या लगाओगे, 33। कितनी होती है, 33 होती है। अब ये एक रस में एक साथ कई बार आते हैं, एक ही रस में एक साथ कई बार आ जाते हैं। चाहे आप देखो वीर रस मान लो, चाहे श्रृंगार मान लो, चाहे भयानक रस मान लो, चाहे कोई सा भी रस मान लो, सभी रसों में ये क्या होता है, एक रस में एक साथ कई बार आते हैं और पुनः क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कैसे लुप्त हो जाते हैं, पानी के बुलबुले की तरफ वो लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, हालांकि संख्या कितनी होती है, 33 होती है, परंतु अपने जो क्लास के अकॉर्डिंग केवल प्रश्न ये पूछा जाता है कि उसकी संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो अपन बताएंगे 33 होती है। तो हमें क्या करना है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर, आप सोच रहे होंगे कि 33 कैसी होती है, एक होती है शंका। आपने देखा होगा कोई भी अपने मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, जैसे शंका, तो ये जो शंका है ना, वो क्या है, आपने सोचा है ये शंका क्या है, यह है हमारी क्या, संचारी भाव। कौन सा उत्पन्न हुआ, संचारी भाव। कभी कभी हमें कोई भी बात की टेंशन होती है, सोच रहे होंगे आपके कि हमें 10th बोर्ड है या 12th बोर्ड है, तो कभी कभी हमें क्या होने लग जाता है, चिंता होती है ना। तो वो जो चिंता है वो कौन सा भाव है, वो भाव है संचारी भाव। ठीक है, एक होता है मोह। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे कोई भी वस्तु हो गई, उसका अपने को मोह हो गया कि यार उसके पास कार है, मेरे पास भी कार होनी चाहिए, है ना। या कोई भी मोह हो गया कि यार नहीं यार, ये वस्तु मेरी है या मेरे पास ही होनी चाहिए, या हम मेरे इसके जो प्रति जो भाव है वो मोह है, और जो मोह है वही क्या है, संचारी भाव। उसी प्रकार से श्रम, हर्ष, कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। तो जो खुशी है, जो चिंता है, जो स्मृति है, वो सभी किसके अंतर्गत आती है, संचारी भाव के अंतर्गत आती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आगे इन पहले तो रस की परिभाषा याद करनी है। रस की परिभाषा के साथ साथ आपको क्या याद करना है, उसके अंग याद करने हैं। अब उसके अगले है ना, इस वीडियोस में मैं ना आपको इसके रस के प्रकार बताऊंगी, और रस के प्रकार के साथ साथ उनके स्थायी भाव, उनके उदाहरण, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको आप जितना भी पढ़ा है उसको आप सबसे क्या करना है, इसको पहले नोट करना है, याद करना है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे के इससे मैं ना अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ, आपको अच्छा ज्ञान देती रहूँ, शिक्षित करती रहूँ। और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक बच्चा पढ़े, उसको हिंदी के प्रति जो डर है वो डर खत्म हो। और डर कैसा होना चाहिए, डर खत्म होना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के ये ऐसा विषय है जिसमें बच्चा जो चाहता है वो अच्छे नंबर से पास हो सकता है। इसी के साथ मैं कविता टेलर आपसे विदा।